कि क्या वाकई में बाबरी मस्जिद को मंदिर को तोड़कर बनाया गया था या फिर कोई और अवशेष वहां पे था। दोस्तों, इस वीडियो में कुछ भी मनगढ़ंत नहीं होगा, हर चीज एविडेंस बेस्ड होगी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एविडेंस होंगे, भारत सरकार की अपनी प्रमाणिक पुस्तकों की कुछ एविडेंस जरूर हो सकते। दोस्तों नमस्कार। राम मंदिर की फाइनली प्राण प्रतिष्ठा हो गई मोदी के द्वारा। 22 जनवरी को ये कार्यक्रम हुआ और पूरे देश में एक उत्साह, एक उत्सव का माहौल था। चलिए ठीक है, ये विवाद खत्म हो गया, लेकिन ये विवाद अपने पीछे एक पूरी कहानी कहता है। आज की वीडियो में हम इसी कहानी को जानने की कोशिश करेंगे, खासकर कहानी के कुछ संवेदनशील हिस्सों को। आपने YouTube पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें अयोध्या के मंदिर का इतिहास, बाबरी मस्जिद का इतिहास आपको दिखाया गया होगा। मैं उसकी बात नहीं करूंगा, मैं खास इंसिडेंट की बात करूंगा, कुछ सबूतों की बात करूंगा और उसके आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में बाबरी मस्जिद को मंदिर को तोड़कर बनाया गया था या फिर कोई और अवशेष वहां पे था। दोस्तों, इस वीडियो में कुछ भी मनगढ़ंत नहीं होगा, हर चीज एविडेंस बेस्ड होगी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एविडेंस होंगे, भारत सरकार की अपनी प्रमाणिक पुस्तकों के कुछ एविडेंस जरूर हो सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। Today marks the end of one of India's most controversial and deadliest religious disputes. सम्मति से दिया है, यूनानिमस जजमेंट है अयोध्या में राम मंदिर बनाने का। It's a case that has polarized Hindus and Muslims in India for decades. दोस्तों, बाबरी मस्जिद से संबंधित 3 तर्क हैं। पहला तर्क है कि बाबरी मस्जिद को राम मंदिर तोड़कर बनाया गया था। दूसरा तर्क है कि बाबरी मस्जिद को एक बौद्ध मठ को तोड़कर बनाया गया था। और तीसरा तर्क है कि जहां बाबरी मस्जिद बनाई गई वहां पे कुछ नहीं था, वहां खाली जमीन थी। 1528 में जब बाबर ने बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया तो वहां खाली जमीन थी, ऐसा तीसरे लोग मानते हैं। अब सिलसिलेवार ढंग से जानने की कोशिश करेंगे कि इस तर्क में कितनी सच्चाई है। दोस्तों, वर्ष 2019 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था उसमें 2 बातें साफ थी। पहली चीज, 1992 में बाबरी विध्वंस को ढहाया जाना एक गैर कानूनी इलीगल घटना थी और इस पर कानूनी कदम उठाए जाना जरूरी था, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूरी रूलिंग में ये कहीं नहीं कहा कि बाबरी मस्जिद को मंदिर तोड़कर बनाया गया था, जबकि ASI ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2003 में एक रिपोर्ट तैयार की थी। यह रिपोर्ट तैयार हुई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देश पर। अगस्त 2002 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को यह काम सौंपा था कि आप एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करिए, उस स्थल का उत्खनन कराइए, खुदाई करवाइए और देखिए कि बाबरी मस्जिद के आसपास क्या पाया जाता है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में क्या बातें हुई, इसी के संदर्भ में सिलसिलेवार ढंग से आज समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, 1961 में पहली बार ये चर्चा आई कि बाबरी मस्जिद का निर्माण राम मंदिर तोड़कर हुआ है। दोस्तों, इतिहास 2 चीजों पर रिलाई करता है। पहला, मान लीजिए कोई घटना बहुत साल पहले हुई है, उस घटना से 2 तरह के साक्ष्य मिल जाएं तो इतिहास मान लेता है कि हाँ वो घटना हुई थी। पहला, लिखित साक्ष्य और दूसरा आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य, यानी कुछ एविडेंस ऐसे मिले जो एविडेंस लिखित साक्ष्य से साम्य खाएं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सरल भाषा में समझाऊं कि आलोक 2023 में एक वीडियो बना रहा था, 1 साल पहले मान लीजिए, और हम 2000 साल बाद देखें तो आलोक का कोई साहित्य मिल जाए कि आलोक एक भगवान था, लेकिन साहित्य मिल रहा है, आर्कियोलॉजिकली कुछ नहीं मिल रहा है, तब हम इतिहास में नहीं मानेंगे कि आलोक कोई भगवान था। तब मानेंगे जब आर्कियोलॉजी में ऐसा कुछ मिलता हो, 2023 में कोई ऐसा प्रमाण मिल जाए जिससे यह साबित हो जाए कि आम जनता आलोक नामक एक युवक को भगवान मानती थी। लेकिन दोनों साक्ष्य अगर साम्य नहीं खाते, यानी लिखित साक्ष्य और जो एविडेंस मिलते हैं दोनों अगर बराबर नहीं होते, तो नहीं माना जाएगा कि आलोक नाम का कोई भगवान था। इतिहास इसी तरह के सर्वेक्षण पर आधारित है। अगस्त 2002 में जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, भाई ऐसा करो कि इस विवाद का निस्तारण करने के लिए आप ऐसा करें कि उसके चारों ओर उत्खनन करवाइए, खुदाई करवाइए, देखिए क्या निकलता है। देखिए इस तर्क में कितनी सच्चाई है कि बाबरी मस्जिद को, मंदिर को विध्वंस करके बनाया गया था। तब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने काम किया और 574 पेज की रिपोर्ट सबमिट की। इस रिपोर्ट में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो कंक्लूजन दिया, जो निष्कर्ष दिया, वो केवल 3 लाइन का निष्कर्ष है। बहुत ध्यान से सुनिएगा बातों को, अगर थोड़ा भी स्किप करेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 3 लाइन का निष्कर्ष दिया और बताया कि जी हां, बाबरी मस्जिद के नीचे जो चीजें मिल रही हैं वो मंदिर नुमा है, यानी मंदिर के एविडेंस प्राप्त होते हैं केवल 3 लाइन के कंक्लूजन में। सवाल यह है कि 574 पेज की रिपोर्ट जो हो गई, उस रिपोर्ट का फिर कभी किसी ने क्रिटिकल एनालिसिस करने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, आर्कियोलॉजी विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें खुदाई की जाती है,
ये जाना जाता है कि प्राचीन समय में क्या चीज़ें थी। हड्डियाँ मिल सकती हैं, मोहरें मिल सकती थी, मेडल मिल सकते थे, और उसके आधार पर यह जांचा जाता है कि वो सभ्यता कैसी थी। लेकिन जब 2003 में इसकी रिपोर्ट सबमिट हुई तो रिपोर्ट को क्रिटिकली एनालाइज कोई किया ही नहीं गया। लेकिन 2 लोग थे, 2 लोगों ने इस रिपोर्ट को क्रिटिकली एनालाइज किया। सवाल है कि क्रिटिकली एनालाइज क्यों नहीं किया गया? क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही किसी भी आर्कियोलॉजिस्ट को अधिकार देता है कि किसी स्थान का उत्खनन करे, उस स्थान को खोदे। अगर एएसआई किसी भी व्यक्ति को ये अनुमति नहीं देता कि आप वहां जाइए खुदाई करिए, तो वो फिर खुदाई नहीं कर सकता है। ऐसे में एएसआई का एक दबाव होता है। इसीलिए किसी भी आर्कियोलॉजिस्ट ने ये जोखिम नहीं उठाया कि भाई मेरा लाइसेंस रद्द हो जाएगा, मुझे ये अधिकार छिन जाएगा कि मैं कहीं जाकर खुदाई करूं, इतिहास के संदर्भ में अपना कंट्रीब्यूशन दूं। इसीलिए किसी ने इस रिपोर्ट को फिर से ये जांचने की कोशिश नहीं की कि रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है। लेकिन 2 लोगों ने, 2 बहादुर लोगों ने फिर से इस रिपोर्ट को जांचा और इस रिपोर्ट से संबंधित अपनी बातें कही। इनका नाम था सुप्रिया वर्मा और जया मेनन। इन दोनों वैज्ञानिकों ने कहा कि कंक्लूजन में तो कहा गया कि राम मंदिर जैसे प्रमाण मिले हैं, लेकिन कंक्लूजन पर जो एविडेंस दिए गए हैं उन एविडेंसों में विरोधाभास है। अब ये विरोधाभासी बातें क्या है, आइए समझते हैं। एएसआई ने साफ तौर पर बताया है कि इस पूरी जगह पर जहां बाबरी मस्जिद थी उसके नीचे जब खुदाई की गई तो हड्डियों के साक्ष्य मिले, जानवरों की हड्डियां मिली और कई समय काल में मिली। और जानवरों की जो हड्डियां मिलती हैं उसमें कट मार्क होते हैं। कट मार्क यानी उनको काट के खाया गया है। जैसे कोई प्राकृतिक नेचुरल मौत हो जाती है तो उसमें हड्डियों पर कट मार्क नहीं होता है, लेकिन अगर आप उसको खाएंगे, मांसाहार करेंगे तो हड्डियों पर कट मार्क होगा। इस तरह की चीजें वहां मिल रही हैं और कई लेयर्स में मिल रही हैं। यानी बाबरी मस्जिद के नीचे कई लेयर्स में कई समय काल में हड्डियां मिलती रही हैं। अगर ये हड्डियां कई समय काल में मिलती रही हैं तो सवाल यह है कि क्या मंदिर के पास मांसाहार होता था? राम मंदिर भारत में जहां भी मिले हैं वहां बलि की प्रथा नहीं मिलती। अगर कुछ लोग ये तर्क दें कि मंदिरों में बलि होती थी तो इसका तर्क खाली हो जाता है कि राम मंदिर भारत में कहीं भी मिले हैं वहां बलि की प्रथा नहीं थी। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि जो हड्डियों का पूरा प्रमाण मिला, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस पर कोई चैप्टर ही नहीं बनाया। यानी कुछ जगहों पे इसका जिक्र जरूर किया है लेकिन इस पर सेपरेट चैप्टर नहीं बनाया, जबकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कैसे मिस कर दिया? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के चैप्टर 6 और चैप्टर 7 में कुछ टूटे हुए स्तंभों की चर्चा होती है, टूटे हुए दरवाजों पर चर्चा होती है, मकर की चर्चा होती है, मगरमच्छ की चर्चा होती है कि मगरमच्छ से रिलेटेड एक फिगर पाया गया है और मकर चूंकि माना जाता है गंगा का वाहन है इसलिए यह हिंदू संस्कृति थी। सवाल यह है कि ये सारे एविडेंस ऐसे एविडेंस हैं जो मंदिर को जस्टिफाई नहीं करते हैं। जो गुंबद नुमा संरचना की बात इस रिपोर्ट में की गई है तो कई इतिहासकार इस बात का भी जिक्र करते हैं कि जो गुंबद नुमा संरचना होती है वो बौद्ध स्तूप भी हो सकते हैं। और बौद्ध स्तूपों वाली कहानी एक रिपोर्ट में जाहिर भी की गई थी। कौन सी रिपोर्ट थी वो? 1861 में पहली बार अलेक्जेंडर कनिंघम ने पहली बार अयोध्या के पास खुदाई की। खुदाई में 3 चीजें मिलती हैं। एक बुद्धिस्ट स्तूप के प्रमाण मिलते हैं लगभग उसी तरह का, एक बुद्धिस्ट स्तूप के और प्रमाण मिलते हैं, एक विहार मिलता है। लेकिन इसमें कहीं भी मंदिर का जिक्र कनिंघम नहीं करते हैं। कुछ लोग सवाल उठा सकते हैं कि अंग्रेज ऐसा चाहते थे कि हिंदू कोई भी एविडेंस उसके विरोध बात करें, लेकिन सवाल है कि 1857 का जो पूरा संग्राम हुआ था उसमें अंग्रेजों के निशाने पर मुसलमान थे और 1861 में अगर कोई ऐसा एविडेंस मिलेगा वो चाहेंगे कि मुसलमानों को निगेट कर दें, यानी मुसलमानों के तर्क को खारिज कर दें। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया गया कनिंघम द्वारा तो ये भी कई सारे सवाल खड़े करता है। एएसआई ने जो 574 पेज की रिपोर्ट तैयार की है इसमें कई चैप्टर्स हैं। इन सारे चैप्टर्स में उत्खननकर्ताओं के नाम, राइटर्स के नाम दिए गए हैं सामने, लेकिन कंक्लूजन पे किसी का नाम नहीं दिया गया है। सवाल है कि कंक्लूजन पे कोई नाम क्यों नहीं दिया गया? इतिहासकारों में यह भी चर्चा है कि 2003 में जब रिपोर्ट सबमिट हुई, क्योंकि एनडीए सरकार थी, वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कल्चरल मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, और कई विज्ञानियों और कई वैज्ञानिकों में यह भी चर्चा थी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसमें पूर्वाग्रह बरता। जिस तरह से उन्होंने कंक्लूजन दिया और कंक्लूजन के आधार के रूप में अपने तर्क को प्रस्तुत नहीं कर पाए, वो कहीं भी वो क्लियर कट ये प्रूव नहीं कर पाए कि यहां मंदिर था, यहां स्तूप था या फिर जो भी था। मतलब मेरा ये कहना है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां मंदिर नहीं था, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि वहां वैद्य स्तूप नहीं था, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि वहां मस्जिद नहीं था। सवाल है कि जिस रिपोर्ट के आधार पर सारे जजमेंट्स हुए, जिस रिपोर्ट के आधार पर इतनी बातें हुई, जिस रिपोर्ट के आधार पर इतने सारे तर्क दिए गए, वो रिपोर्ट अपने आप में विरोधाभासी है। भाई अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को जांचता है, जांचने के क्रम में अगर वो गलती करता है तो उसकी रीचेक जरूर होनी चाहिए। अगर 574 पेज की रिपोर्ट में ये बात कही गई
कि मंदिर नुमा संरचना मिली है। तो मंदिर नुमा संरचना मिलने के लिए उन्होंने जो आधार दिए हैं वो आधार उतने मजबूत नहीं है। ये आधार इतने मजबूत नहीं है कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में अयोध्या संबंधी जजमेंट दिया तो उन्होंने कहीं ये लाइन नहीं लिखी है कि वहां मंदिर था। अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 574 पेज की रिपोर्ट में इतना दम होता, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 574 पेज की रिपोर्ट में इतनी ताकत होती, तो सुप्रीम कोर्ट क्या इस बात को मेंशन नहीं करता? क्या सुप्रीम कोर्ट किसी वैज्ञानिक तथ्य को मेंशन नहीं करता है? अगर सुप्रीम कोर्ट इस साइंटिफिक बात को मेंशन नहीं कर रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ये मान के चल रहा है कि ये रिपोर्ट जो हुई है, इस रिपोर्ट में दिक्कतें हैं। मैं इस रिपोर्ट को फर्जी नहीं कह रहा हूं। रिपोर्ट की खोजें ठीक हो सकती हैं, लेकिन उसका विश्लेषण ठीक नहीं होता। कई बार ऐसा भी होता है। कुल मिलाकर जो सदियों से चला आ रहा विवाद है, उस विवाद में जब वैज्ञानिक पक्ष की बात की जाएगी, जब कोई मामला कोर्ट में जाता है तो वहां पर आस्था पर हमेशा तर्क और कानून भारी पड़ते हैं। कई बार जजेस को भी पता होता है कि सामने वाला अपराधी है, लेकिन उनके पास सबूत नहीं होता और सबूत के अभाव में सामने वाला व्यक्ति बरी हो जाता है। जब कोई मामला, ये पूरा मामला, पहली बात तो इसको केवल धर्म से जोड़ना सही नहीं। ये मामला कब्जे का मामला था, टाइटल का मामला था कि टाइटल किसको मिली, जगह किसको मिले। अगर ये मामला जगह को लेकर था कि उस जगह पर बाबरी मस्जिद थी, राम मंदिर थी या जो भी था, तो ये मामला टाइटल का मामला था। और इसको जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने रिजॉल्व किया कि बाबरी मस्जिद के लिए अलग जमीन दे दी, राम मंदिर के लिए अलग दे दी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। लेकिन एक बात जरूर कही जा सकती है कि जब टाइटल का मामला होता है तो उसमें तर्क ही काम करने चाहिए, आस्था नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं, एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ना तो मैं मस्जिद परस्त हूं, ना मंदिर परस्त हूं, ना स्तूप परस्त, बुद्धिस्ट परस्त हूं। मैं एक तार्किक इंसान हूं। वहां कुछ भी हो सकता है, हजारों साल पहले क्या था, कैसे था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि जिस तर्क के आधार पर ये अफवाहें फैलाई जाती हैं कि राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई है, उस पर सवाल उठने चाहिए और एक तार्किक इंसान को सवाल उठाने चाहिए। बातचीत करने में कोई भी हर्ज नहीं होना चाहिए। अगर आप वैज्ञानिक चेतना से लैस हैं, वैज्ञानिक तरीके से बात रखते हैं, तो आपको तर्क के आधार पर ही अपनी बात रखनी चाहिए। बशर्ते प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। पूरी तरह से यह कार्यक्रम कैसा था मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। कार्यक्रम धार्मिक था, लेकिन क्रियाकलाप पूरी तरह से क्या थे कि आप जज करें। आप ये जानें कि क्या प्राण प्रतिष्ठा के बाद वाकई में राम राज्य की स्थिति बनेगी, या फिर आपके मुद्दे में स्वास्थ्य, रोजगार, गरीबी, अशिक्षा जैसे मुद्दे शामिल होंगे। आप क्या सोचते हैं कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आप इस वीडियो को एक मित्र को भी शेयर करते हैं, उससे मेरी बहुत मदद होगी। मिलते हैं, नमस्कार।